हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अंतर लेकर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण अंतर हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। देखिए, जो भी अंतर अभी तक बने हैं वो सबसे ज़्यादा यही बने हैं, यानी इन्हीं में से आए हुए हैं। तो मैं जो अंतर आपको बताने वाला हूँ इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अंतर। और यूपी बोर्ड 2026 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल अंत तक देखना है। तो सबसे पहला अंतर है, देखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम समझते हैं क्या क्या है। तो पहला क्या होता है, पहला अंतर क्या है इसमें कि यह एक पुष्प के परागकण के यह एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। क्या होगी? यह एक पुष्प के परागकण, जो एक परागकण होता है, उसी पुष्प के उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी मान लीजिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए एक पौधा है, ये दो पौधे हैं, तो एक पौधे में, यानी एक पौधे में दो फूल लगे हुए हैं, तो एक पुष्प से उसके परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प पर गिर जाए और उनसे क्या हो जाए, क्रिया, तो यानी परागण क्रिया हो जाए, तो वो क्रिया कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि यह एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया होगी। तो ये दूसरी जाति के पौधों पर गिरने की क्रिया कहलाती है परपरागण कहलाती है। फिर इसमें क्या, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं और प्रायः पुष्प इसमें कितने होते हैं, एक लिंगी होते हैं। यानी द्विलिंगी मतलब इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और इसमें केवल एक लिंगी होती है, यानी इसमें केवल एक लिंगी पाए जाते हैं, यानी नर या मादा पुष्प होते हैं। फिर देखिए, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं, इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता, जैसे कीट, पक्षी या जल, वायु, किसी के द्वारा ये परागण होता है। स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद हो जाएगा, एक बार और रिपीट कर सकते हैं कि एक, यानी क्या हो जाएगा, यह एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया होती है। यह क्या होती है, एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया होती है। इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होती हैं, इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी होती हैं। द्विलिंगी यानी इसमें नर और मादा भाग पाया जाता है, उसमें केवल एक भाग पाया जाता है, चाहे वो नर हो या मादा भाग हो। और इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होती, इसमें होते हैं। और इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण परपरागण में अंतर हो जाता है। फिर अगला अंतर देख लीजिए, अगला अंतर है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है, यह आगुणित होता है, यह त्रिगुणित होता है। यानी आगुणित यानी केवल n, यह त्रिगुणित होता है, यानी 3n होता है, त्रिगुणित होता है। इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। अगला होगा, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, नहीं होता है, देखना है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सिंपल है, अच्छे से पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा। अगला है परिभ्रूणपोष और फलवृत्ति में अंतर। ये भी पूछा गया है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। कुछ बीजों में उपस्थित अवशिष्ट या बचा हुआ बीजांड काय परिभ्रूणपोष कहलाता है, और निषेचन के बाद अंडाशय की फलवृत्ति, यानी अंडाशय की भित्ति फल के कवच या फलवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, वो फलवृत्ति कहलाती है। यानी क्या बोलिए हमने कि कुछ बीजों में उपस्थित अपशिष्ट या बचा हुआ बीजांड काय परिभ्रूण कहलाता है। बीजों में जो क्या बचता है, अपशिष्ट बचा हुआ बीजांड काय क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है। इसमें निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति फल के कवच या फलवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। यह फल
यह फल एवं बीज को अतिरिक्त पोषकता प्रदान करता है। यह फल की सुरक्षा करता है। क्या करता है? यह फल की सुरक्षा करता है और यह फल एवं बीज को अतिरिक्त पोषकता प्रदान करता है। यह बीज का शुष्क भाग है। यह फल का शुष्क या मांसल भाग होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 अंतर। अब चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर किसमें? तो अगला देखिए, ये भी प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, प्रभाविता क्या होती है? तो यह लक्षण यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं हो पाता है क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे मटर के लंबापन यानी मटर में लंबापन, पुष्प का लाल रंग और फली का हरा रंग आदि, ये सब क्या है? प्रभाविता के उदाहरण है। और अप्रभाविता में मटर के बौनापन, पुष्प का श्वेत रंग और फली का पीला रंग, ये सब क्या है? अप्रभाविता के लक्षण है। फिर देखिए अगला क्या है? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर। आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है लक्षण प्रारूप? क्या होता है? तो लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। क्या क्या व्यक्त करता है? कि लक्षण प्रारूप जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। और ये क्या करता है? जीन प्रारूप जीव के जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। यह दिखाई देता है, यह दिखाई नहीं देता है। अगला हुआ समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों को जीनी संरचना समान होती है। यानी क्या होगा? समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी। और समान जीन प्रारूप वाले जीवों का लक्षण प्रारूप सदैव समान होता है। ये देख लीजिए। अगला क्या है? अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? दोनों समयुग्मजीय दोनों युग्मविकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं और दोनों युग्मविकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। दोनों युग्मविकल्पियों में विशेषक संकर में मिश्रित हो जाते हैं। दोनों युग्मविकल्पी में विशेषक संकर में मिश्रित नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा? संकर में नया मध्यवर्ती विशेषक उत्पन्न होता है, संकर में नया विशेषक उत्पन्न नहीं होता है। बस उल्टे करते चलना है। युग्मविकल्पी मात्रात्मक प्रभाव दिखाते हैं और युग्मविकल्पी का कोई मात्रात्मक लक्षण नहीं होता है। बस इतने सिंपल है। एक को होता है, एक का नहीं होता है। इसका होता है तो इसका नहीं होता, बस अंतर का यही तो होता है। ठीक है। फिर क्या है? प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन क्या होते हैं? इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 वलय होते हैं। इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल 1 वलय होता है। इसमें एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन हैं। इसमें थाइमिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरिमिडीन हैं। इसमें 5 सदस्यीय वलय में 7 व 9 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें 6 सदस्यीय वलय में कितने 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। आइए हम और देख लेते हैं। अगला है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए क्या होता है? तो यह प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर क्या है? इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। अगला देखिए, इसमें पेंटोस शर्करा डिऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। इसमें पेंटोस शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। अगला है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्षारक पाए जाते हैं और यूरेसिल अनुपस्थित होता है। इसमें थाइमिन क्षारक अनुपस्थित होता है और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल पाए जाते हैं। यानी आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल, ठीक है, और इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला देखिए, यह प्रायः सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगला क्या है? समजात अंग और समरूप अंग में अंतर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो क्या होते हैं, ये बाहरी रूप से असमान दिखते हैं, यानी समजातंक क्या होते हैं, ये बाहरी रूप से असमान दिखते हैं, और समरूप तो ये बाहरी रूप से असमान दिखते हैं। ये असमान कार्य प्रदर्शित करते हैं, ये समान कार्य प्रदर्शित करते हैं। इनका विकासीय क्रम समान होता है, इनका विकासीय क्रम असमान होता है। ये अपसारी विकास दर्शाते हैं, ये अभिसारी विकास दर्शाते हैं। बस इतना ही तो अंतर है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, वो जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, तो यह जन्म के समय ही पाई जाती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए जन्म से ही जो किसी व्यक्ति में जो रोगों से लड़ने की क्षमता हो, वो सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। और दूसरी क्या होगी, उपार्जित क्या होगी, जो कोई एक रोग होने के बाद वो ठीक हो जाए, फिर उसके अंदर दोबारा उस रोग से लड़ने की क्षमता आ जाए, तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। तो यह एक अवशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है जो स्वतः प्राप्त होती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। प्रथम बार किसी रोग से रोगाणुओं से सामना होने के पर अनुक्रिया करती है। अगर पहली बार ये किसी रोग से सामना हो जाए तो फिर उसके प्रति अनुक्रिया करती है। अगला क्या है देखिए, प्राथमिक बाह्य मल उपचार और द्वितीयक बाह्य मल उपचार में भी अंतर पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है प्राथमिक बाह्य मल उपचार, तो यह उपचार की भौतिक विधि है, यह उपचार की जैविक विधि है। इसमें बड़े कणों और बहते हुए कूड़े कसकट जैसे पत्तियां, कागज, ठोस पदार्थ जैसे मिट्टी, ग्रेट आदि पदार्थों को अलग करते हैं। इसमें वायवीय या अवायवीय इकाइयों का उपयोग में लाई जाती है, यानी इसका थोड़ा उल्टा हो गया, इसको लिखना था यहाँ पर। तो इसमें निलंबित और घुलित कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। इसमें अपसादन व निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, और इसमें वायवीय या अवायवीय इकाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं। यह प्रक्रिया साधारण व कम समय लेती है, यह प्रक्रिया जटिल व अधिक समय लेती है। अब देख लीजिए ये प्रश्न 2025 में यानी पिछले साल बना हुआ था, एक साल और पूछा गया है। तो देखो 2024-25 में रिपीट हो चुके हैं, तो रिपीट होते हैं प्रश्न सबसे ज़्यादा। तो देखिए क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, तो एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को पहचानते हैं, अनुक्रम का अवलोकन करते हैं और उस अनुक्रम के आसपास या भीतर टुकड़ों को तोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को या तो 5s श्रेय या 3s श्रेय से एक एक करके तोड़ते हैं, यानी 5' से या 3' श्रेय से एक एक करके तोड़ देते हैं डीएनए को। इसमें क्या होता है, यह केवल प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यह यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। विदलन के बाद प्राप्त उत्पाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, और एक्सोन्यूक्लियस गतिविधि के बाद प्राप्त उत्पाद न्यूक्लियोटाइड के एकल होते हैं। अगला होगा, एक विशिष्ट पहचान स्थलों पर डीएनए को काटता है, यह यादृच्छिक स्थलों पर डीएनए को काटता है। अगला देखिए, अगला क्या है, उत्पाद और उपभोक्ता में अंतर। उत्पाद और उपभोक्ता में अंतर, तो क्या होता है उत्पाद, ए स्वपोषी होते हैं, ए परपोषी होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, स्वपोषी, ये कैसे होते हैं, परपोषी। उत्पाद क्या होते हैं, ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ए पादप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। ए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलते हैं, ये क्षमता उपभोक्ता में नहीं होती, ये काम ये नहीं कर पाते हैं। ये पिरामिड्स या पोषक स्तर के आधार में ही पाए जाते हैं, ये पिरामिड या पोषक स्तर के आधार में कभी नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण पादप प्लवक, शैवाल आदि, इसमें सूक्ष्म जीव या जंतु आदि ये सब आते हैं। तो आप इतने अंतरों को अच्छे से पढ़िएगा, गारंटी है जो भी अंतर पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि मैंने वो अंतर रखे हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर इनकी PDF चाहिए तो भी आपको मिल सकती है, बस
जो आप इस नंबर पर जो आपको 9198008664 पर आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और इसको मंगा सकते हैं। हम इनकी PDF आपको दे देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।